डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और लर्न करें अच्छी तरह से तो ये मुश्किल नहीं है। आज हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो रदरफोर्ड के ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए प्रपोज किया गया था। लेकिन जब भी कोई मॉडल प्रपोज होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती हैं जो कि फ़र्दर साइंटिस्ट जो है फ़र्दर रिसर्च से उनको क्लियर कर पाते हैं। तो बोहर ने बहुत सक्सेसफुली हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसका मॉडल उसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसमें एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनती हैं, ये सारा कुछ बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन उसकी जो मेन जो उसका आपने डिफेक्ट्स भी पढ़े थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बाद में हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन में वेव लाइक जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बोहर जो था वो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द तो ये वेव प्रोड्यूस करता है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो 3D स्पेशल अरेंजमेंट है, यानी कि वो स्पेस में किस किस तरह से मौजूद हो सकता है, इस बात को बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था। इन सारी बातों को आंसर करने के लिए श्रोडिंगर वाज अ साइंटिस्ट who considering the wave-like properties of electron, he formulated an equation called Schrodinger equation. And when we solve this equation, we get many values to calculate the different behavior of electron or different position of or complete behavior of electron। ठीक है, यानी जब ये जो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को सपोज किया कि इसके ये वेव लाइक है, ठीक है, और इसकी 3D मोशन किस तरह से होती है, इसको इसने आप समझ लें कि कैलकुलेशन से जो है वो सॉल्व किया था। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन सॉल्व की थी इसने, यानी थ्योरेटिकल सिर्फ ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तक नहीं रहा था, बल्कि इसने जो इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ कहाँ न्यूक्लियस में वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है और किस शेप में किस स्पेस में किस तरह से वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बारे में इसने इक्वेशन डिराइव की थी। और वो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मतलब जो आम मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ मिलती हैं, और वो उन वैल्यूज़ के सेट को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी क्वांटम नंबर कोई मतलब ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हासिल करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये भी आप समझ लें कि क्वांटम नंबर बेसिकली एक सेट है, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ का सेट है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को, कंप्लीट पोजीशन को, यानी इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है, इसकी एनर्जी क्या है, वो किस शेप में इलेक्ट्रॉन के राउंड रिवॉल्व करता है, इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स को समझने के से पहले आप थोड़ा सा ये माइंड में इन बातों को बिठा लें कि जो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता है। ये डिस्टेंस बड़ा डेफिनेट होता है, और इस डिस्टेंस को हम ऑर्बिट कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं, या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको जहन में रखना है कि जो एक शेल होता है वो मुकम्मल एक पार्ट पे मुश्तमिल नहीं होता। ठीक है, एक शेल जो है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व करता है, बेसिकली शेल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है। ठीक है, यानी एक शेल के अंदर और भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम सब शेल कहते हैं। ठीक है, और सब शेल को अगर हम फर्दर कंसीडर करें
तो सब शेल के अंदर आर्बिटल्स होते हैं, यानी सब शेल भी अपने अपने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और उन पार्ट्स को हम आर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो मेन शेल है, मेन डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो होल नहीं होता, वो पार्ट्स का बना होता है। उन पार्ट्स को हम सब शेल कहते हैं और सब शेल जो है वो फर्दर अपने अपने पार्ट्स से बने हुए हैं जिनको हम आर्बिटल्स कहते हैं। और आर्बिटल्स वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इन बातों को इस तरह से समझ लें कि जैसे हम किसी शख्स का एड्रेस या अपना ही एड्रेस बताते हैं किसी को, तो हम अपनी कॉलोनी का बताते हैं और इसके ब्लॉक का बताते हैं, स्ट्रीट का बताते हैं, होम का बताते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितनी बातें हम हैं उनको हम इकट्ठा करें तो दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से कि फ़र्ज़ कर लें कि जो एटम है ना वो कॉलोनी है। ठीक है, एटम जो है वो कॉलोनी है और किसकी कॉलोनी है? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? एक कॉलोनी में जिसको हम कहते हैं एटम। अब वो सपोज एक एटम में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज 24 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम फिर जाना चाहेंगे, जैसे एक शख्स है, आपको उसने बता दिया कि मैं फ़लाँ कॉलोनी में रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ज़रूर उससे पूछेंगे कि आप किस ब्लॉक में, किस स्ट्रीट में और होम नंबर आपका क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वो कंप्लीट लोकेशन उस शख्स की हमें मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में होते हैं, एटम बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन के लिए कॉलोनी है। ठीक है, और अगर हम उसका ब्लॉक जानना चाहें तो इसका मतलब है कि हम एटम का शेल जान रहे हैं। ठीक है, यानी एटम किस शेल में मौजूद है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एटम की किस शेल में मौजूद है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कॉलोनी का ब्लॉक होता है। फिर इसी तरह से आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब ब्लॉक का हमें पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस स्ट्रीट में रहता है। ठीक है, तो जो स्ट्रीट है ना उसे हम सब शेल बोलेंगे, जो हम SPDF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं एस्मूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हमें स्ट्रीट भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? होम नंबर चाहिए। ठीक है, तो होम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का वो कहलाता है, इलेक्ट्रॉन के होम को हम कहते हैं आर्बिटल। ठीक है, तो आर्बिटल्स कैन बी S, P, X, P, Y, P, Z, D, X, Y एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो मतलब आर्बिटल्स के बारे में जो हमें पता चलता है उसको हम, उस नेम को हम कहते हैं, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है उसका हमें घर भी पता चल गया। ठीक है, फिर अगर फर्दर हम चाहें कि उस घर में कौन कौन रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे घर में रूम की एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, अगर घर में बहुत से लोग हैं और मतलब दादा दादी हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो आप ये देखें हर एक का रूम अलग अलग होता है। जैसे दादा दादी का एक रूम है, बहन जो सिस्टर्स हैं उनका एक रूम है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का रूम है ना, जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉन का रूम है वो कौन सा है, तो इसे हम कहते हैं रूम एडजस्टमेंट। यानी क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसे सिस्टर्स हैं वो एक रूम में रहती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन किस तरह से वो अपने आर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अपने होम में वो किस तरह से रहते हैं, किस रूम में रहते हैं। और ये सारी वैल्यूज़ जो हमें बताती हैं वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, उसका एड्रेस फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा समराइज़ करते हैं इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री। वो ये है कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 4 सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, वो किस वाली शेप में रहते हैं, ठीक है, और किस वाली पर्टिकुलर प्लेस में उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और इसके अलावा वो रिवॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन तमाम बातों को डिस्क्राइब करने के लिए 4 टर्म्स हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कोलेक्टिवली कहते हैं। दीज टर्म्स आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इसके सब शेल कौन सा है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पेशल अरेंजमेंट बताएगा, यानी ये किस शेप में रोटेट करता है। और उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से, किस वे से रिवॉल्व करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ द मेन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। और बोहर इस बात को इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उसको रेडियस की सूरत में डिस्क्राइब करता था, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशन जो है वो हमें जिन वैल्यूज़ को देती है, जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करती है, वो वैल्यूज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं। और वो हमें ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है और उसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये बात हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल से भी पता चलती थी। स्टूडेंट्स, ये जो अब ये देखें ना कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज करें कि न्यूक्लियस से 10 के डिस्टेंस पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 के डिस्टेंस पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 30 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इन डिस्टेंस को हमने जो आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स जो है वो असाइन करने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो डिस्टेंस है ना, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से जितने डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस को हम, फर्स्ट वाले डिस्टेंस को हम बोलेंगे के अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, सेकंड वाले को एल से, थर्ड वाले को जो है वो एम से, और फिर एन एंड सो ऑन। अब ये देखिए ना कि मैंने जो फर्स्ट बोला है, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट शेल जो है वो के है, सेकंड शेल जो है वो एल है, थर्ड शेल जो है वो एम है, ठीक है। तो अब इनकी जो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, बेसिकली ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इट मीन्स फर्स्ट शेल। अगर हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है यानी दूसरा शेल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का मेन शेल बताता है कि वो मेन किस जगह पर है, उसका होम बताता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो मेन उसका है कि वो कहाँ पर रिज़ाइड करता है वो बताता है। स्टूडेंट, ये पिक्चर है आपके सामने जिसमें KLMN और ये नेम है शेल के, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ 1 2 3, ठीक है। इसे हम N कहते हैं, इनको N से ज़ाहिर करते हैं, और N इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हम 2n² फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने टेबल है, टेबल में है वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 1। क्या अभी मैंने डिस्कस किया था कि n किसको फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है ना, n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल है, ठीक है, k शेल है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम 2n² फार्मूले से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करें और वी गेट 2। सिमिलरली वी गेट 8 फॉर एल शेल एंड 18 फॉर एम शेल एंड 32 फॉर एन शेल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी शेल में रिजाइड कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे हम बार बार n तक ही डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, उनके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो n शेल तक जो है वो पूरे हो जाते हैं। अभी अगर शायद कोई और एलिमेंट डिस्कवर हो तो फिर किसी और शेल की ज़रूरत हो, लेकिन अभी तक जितने डिस्कवर हो चुके हैं वो
उनके इलेक्ट्रॉन n तक हम सिर्फ जो ऑर्बिटल्स कंसिडर करें तो तब वहाँ तक ही पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से अब ये देखें, आपने अभी ये सीखा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेनली एटम से कितने डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, मेनली वो जितने डिस्टेंस पे होंगे उसे हम शेल कहते हैं। शेल को रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से, और इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, और इनके मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन को जो अकोमोडेट करने की एबिलिटी है वो 2n² फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट्स में जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बोहर एटॉमिक मॉडल हमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, यानी रेडियस है, रेडियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसकी तरफ चलते हैं। उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आप समझ लें कि जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर था, यानी ये क्यों ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसको फर्दर क्यों डिवाइड किया गया। ठीक है, उसको सब शेल में डिवाइड क्यों किया गया। मैंने अभी आपको सिखाया था कि शेल जो है वो पार्ट्स का बना होता है और हर पार्ट को हम सब शेल कहते हैं। ठीक है, तो शेल सब शेल से के में क्यों मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम थेरी हम प्रपोज करते हैं बेसिकली वो रिलेट कर रही होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। जो कोई एक्सपेरिमेंट्स हुआ और उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ आई और वो हमारी थेरी से कोइंसाइड नहीं करते, तो साइंटिस्ट फिर इस अटैम्प्ट में होते हैं कि कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन दें जो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को प्रूव करे, वेरीफाई करे। इस तरह से फिर वो थेरी की वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। अब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब दो शेल के दरमियान ट्रांजिशन करता है, यानी एक शेल से दूसरे शेल में आता है तो एनर्जी लूज़ करता है। जब एनर्जी लूज़ करता है तो उसके रिज़ल्ट में एक स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर होती है। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने N1 शेल है। N1 शेल में किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जब N1 शेल में आएगा, तो जैसे N2 से इलेक्ट्रॉन N1 शेल में आया तो एक जो लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन हमें नज़र आती है। ठीक है, इसी तरह से N3 ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 ऑर्बिट में आता है या शेल में आता है तो हमें सेकंड लाइन जो है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है। ठीक है, अब ये जो अभी हमने शेल के लेवल तक डिस्कस किया है, ये सारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उस शेल को कंसीडर करके, शेल लेवल को कंसीडर करके ये एक्सप्लेन हो जाती हैं। लेकिन जो अब ऑब्जर्वेशन थी वो इस तरह से थी, ये एक लाइन जो आपको यहाँ पर नज़र आती है, कोई भी, जैसे लाइमन सीरीज़ की फ़र्स्ट लाइन देख लें, बामर सीरीज़ की फ़र्स्ट लाइन, कोई भी लाइन आप देख लें। ठीक है, ये एक लाइन बेसिकली एक लाइन नहीं होती। जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर की हाई रिजॉल्विंग पावर से जब इसे रिजॉल्व करते हैं तो ये एक लाइन जो है वो कई लाइंस में डिवाइड हुई हुई नज़र आती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक लाइन के अंदर बहुत सी लाइंस होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप धागा थ्रेड ले लें। थ्रेड आपको बेसिकली एक नज़र आता है। ठीक है, लेकिन सम टाइम आपको जब उसको खोलते हो ना तो 3-4 फाइबर्स होते हैं जो मिलके एक थ्रेड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से बज़ाहिर स्पेक्ट्रल लाइन हमें एक नज़र आती है, लेकिन अगर उसे हाई रिजॉल्विंग पावर पे हम रिजॉल्व करके देखें तो वो सेवरल लाइंस पे मुश्तमिल होती है। अब ये लाइंस कहाँ से आई? ये डेफिनेटली ये भी ट्रांजिशन से आई हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो एक लाइन मिलनी चाहिए। तो मतलब ऐसा क्या है कि ये एक लाइन ज़्यादा लाइंस पे क्यों मुश्तमिल है। इस बात की को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने ये कहा था कि शेल जो है वो एक होल नहीं है, मुकम्मल नहीं है, बल्कि ज़रूर वो छोटे छोटे पार्ट्स का बना होगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि जो N2 शेल है, ठीक है, N2 शेल में बहुत से पार्ट्स होंगे। तो जब फर्स्ट वाले पार्ट से सेकंड शेल के फर्स्ट वाले पार्ट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है या फर्स्ट शेल में आता है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, छोटी जो फाइन स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो अपीयर होती है। दूसरे वाले पार्ट से जब फर्स्ट शेल में आएगा तो दूसरी लाइन होगी। तीसरे वाले पार्ट से जब फर्स्ट शेल में आएगा, ये पार्ट अब मैं कह रही हूँ, ठीक है,
यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल के फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से, फोर्थ या कोई भी, जब ये पार्ट से हर पार्ट से जब इलेक्ट्रॉन वापस n1 में आएगा तो इसका मतलब उतनी ही लाइंस होंगी, और वो लाइन जब इकट्ठी जुड़ी होंगी तो हमें एक नज़र आएगी, एक लाइन नज़र आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि हर स्पेक्ट्रल लाइन जो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो मुख्तलिफ लाइंस पे मुश्तमिल थी, और इसको ये लाइंस उसी वक्त बन सकती हैं जब हम ये लाइन किसको ज़ाहिर करती हैं, स्पेसिफिक लाइट को। ठीक है, और डिफरेंट लाइंस का मतलब है कि इन लाइट्स के ये डिफरेंट लाइट्स हैं, इनके दरमियान बहुत थोड़ा जो वेवलेंथ का वो डिफरेंस है। ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा वेवलेंथ का डिफरेंस होने की वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई थी और हमें इकट्ठी एक नज़र आ रही थी। जब इनको बहुत ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर से देखा गया तो वो अलग अलग नज़र आई। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो एक शेल है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स पे मुश्तमिल है। जब हर पार्ट से इलेक्ट्रॉन जो अपने पार्ट से जब एक शेल में आता है तो एक वेवलेंथ की लाइट, और फिर हो सकता है कि अगर वो 650 की नैनोमीटर की लाइट हमें अपीयर हुई है तो दूसरे पार्ट से आने से वही लाइन जो है वो 652 की, और इसी तरह से थर्ड पार्ट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आता है तो वो 654 नैनोमीटर की लाइट जो है वो हमें मिलती है। तो ये चूँकि बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली इनकी वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, इसलिए ये आपस में जुड़ी हुई नज़र आती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो शेल है वो छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइडेड है, यानी छोटे छोटे सब शेल में डिवाइडेड है। अब इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं कि ये देखें, फर्स्ट वाले शेल में जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बेसिकली अगर N2 से आ रही है तो N2 से नहीं आ रही बल्कि N2 के दो पार्ट्स यानी 2s और 2p से वो आती हैं। ठीक है, और इस तरह से ये यानी बहुत एक दूसरे के करीब होती हैं तो हमें एक लाइन की सूरत में नज़र आती है। अब ये था बैकग्राउंड कि एज़्मुथल क्वांटम नंबर कहाँ से अराइज़ हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो ये सारी बातें, ये सारी डिस्कशन के बाद हम अब इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, बल्कि समराइज़ करके हम ये कहते हैं कि कोई भी जो शेल है एटम में मौजूद कोई भी शेल जो है वो फर्दर डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। उन पार्ट्स को हम सब शेल कहते हैं और सब शेल को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एन पे डिपेंड करती हैं, यानी नंबर ऑफ़ शेल पे डिपेंड करती हैं। एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी हो सकती है ये हम n-1 रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के है, उस फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, यानी फर्स्ट शेल है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल हमने देखना है कि ये कितने सब शेल पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम n-1 रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करें, n की वैल्यू जो है 1, फर्स्ट शेल के लिए -1, 0। अब 0 यानी आप ये 0 जो आई है ये किसकी वैल्यू है, सब शेल की। ठीक है, एल की वैल्यू है, और ये बता रही है कि फर्स्ट शेल के लिए सब शेल 0 है, यानी फर्स्ट शेल जो है वो किसी भी सब शेल में डिवाइडेड नहीं है, वो मुकम्मल एक शेल है। उसको हम आप कह सकते हैं कि उसका सब शेल भी वही है और शेल भी वही है। ठीक है, अच्छा अब है सेकंड शेल। सेकंड शेल था के शेल को, यानी सेकंड शेल n इज़ इक्वल टू 2, तो उसमें कितने सब शेल हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 - 1, तो हमें मिलता है आंसर इसका आएगा 1। ठीक है, अब ये रेंज है, ये रेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है एल की वैल्यूज़ जो है वो 0 से 1 रेंज तक है। ठीक है, यानी आप देखें ऊपर जो लिखा हुआ है एल इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो किस रेंज तक आई है, 1 रेंज तक, 0 से 1। तो 0 से 1 टोटल आप काउंट करें, 0, 1, 2 वैल्यूज़ बनती है, एक 0 वाली वैल्यू और एक 1 वाली वैल्यू। ठीक है,
तो इसी तरह से 3 के लिए थर्ड शेल के लिए जो है वो आप देखें 2 वैल्यूज़ बनती हैं, 2 वैल्यूज़ नहीं 2 रेंज तक, 2 तक, अप टू 2 तक ये वैल्यूज़ होंगी, वो होंगी 0 से 2 तक, यानी 0 1 2 3 वैल्यूज़ हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि जो थर्ड शेल है वो 3 सब शेल पे मुश्तमिल है। इसी तरह से जो 4 के लिए जो वैल्यू की जो रेंज है वो है 0 से 3 तक, यानी फोर्थ शेल जिसको हम एन शेल कहते हैं उसमें 4 सब शेल है। इस बात को हम इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये देखें आप कि के शेल है, के शेल में एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये लैम्डा जाहिर कर रहा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आर्बिटल जो है फर्स्ट शेल में जो सब शेल है वो 0 यानी एक ही है, उसको हम और इसी तरह से जो एल शेल है उसमें उसकी 2 वैल्यूज़ आई थी, यानी उसमें सब शेल 2 हैं। फिर एम जो है उसमें सब शेल 3 है और एन जो है उसमें सब शेल 4 हैं। अब ये सब शेल को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? सब शेल को ज़ाहिर करते हैं SPDF से, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। और इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। अगर जो है एस सब शेल है तो वो स्फेरिकल शेप का होगा, स्फीयर जैसा होगा। पी सब शेल जो है वो डम्बल शेप का होगा। डी सब शेल जो है वो डम्बल शेप के होंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। और एफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इवन यहाँ पर हमारे सिलेबस में एफ़ सब शेल की शेप डिस्कस नहीं की गई। अब ये स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा, इसको हम दोबारा से देखते हैं। अब सारा क्लियर हो गया है कि अगर फर्स्ट शेल है यानी फर्स्ट वाला शेल जिसमें एन की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए सब शेल जो है वो 0 है। सब शेल लैम्डा जो है वो सब शेल को जाहिर कर रहा है। सब शेल 0 है यानी वो जो फर्स्ट शेल है वो एक ही सब शेल पे मुश्तमिल है, यानी वो एक ही है, उसको हम 1s कहते हैं। 1 जाहिर करता है फर्स्ट शेल को। अब जो एल शेल है उसके लिए एन की वैल्यू 2 है और उसमें 2 सब शेल हैं। 0 जो है वो जाहिर करेगा, जहाँ जहाँ 0 होगा इसका मतलब एस सब शेल है, ठीक है, और जहाँ 1 होगा इसका मतलब पी सब शेल है। तो 2s 2p क्यों साथ लगाया हुआ है, ये बता रहे हैं कि सेकंड शेल का सब शेल एस है और सेकंड शेल का सब शेल पी है। और इसी तरह से थर्ड शेल में जो है 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। इस तरह से हमें ये आइडिया मिलता है कि जो ये 4 शेल आपके सामने हैं इनमें सब शेल की तादाद कितनी है। ये आप देख लें कि जितनी शेल का नंबर है ना उतनी ही उसमें सब शेल की तादाद आ रही है और इतने ही टोटल जो सब शेल हैं उन्हीं से ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तमाम एलिमेंट्स के लिए। ये एक ओवरव्यू करें आप इसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सब शेल की शेप के को दिखाया हुआ है। एस सब शेल की शेप, पी सब शेल की शेप और उसके बाद डी सब शेल की शेप। अब इनकी एनर्जी लेवल है, सब शेल और शेल की एनर्जी लेवल को भी थोड़ा सा आप देख लें कि एन के केस में जब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है और उसमें उसको 1s से उसका एक ही सब शेल होता है 1s, और उसके बाद है जो सेकंड शेल उसमें एन की वैल्यू 2 है, एल शेल है, उसमें 2 सब शेल हैं 2s 2p। 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है। सिमिलरली N3 थर्ड शेल, इसमें SPD सब शेल हैं और इनकी एनर्जी जो है वो उस एनर्जी का ये जो है लेवल दिखाया जा रहा है और एंड सो ऑन। स्टूडेंट अब ये जो आपने भी बात समझी है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर यानी आपने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल में मूव करता है और शेल जो है वो फर्दर सब शेल में डिवाइडेड है। और ये जो शेप आपको दिखाई गई थी, अब ये शेप जाहिर करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो
ये पी वाले सब शेल में होगा तो वो किस तरह से रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के गर्द, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है ना, वो लोब के जो अलोंग है वो मैक्सिमम होगी, और सेंटर में जहाँ पे लोब बिल्कुल जो दो लोब्स आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी ये आप समझ लें कि ये डम्बल शेप में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो अगर सफेरिकल सब शेल में है तो वो बिल्कुल गोल रिवॉल्व करता है, और अगर वो डी आर्बिट में है डी सब शेल में है तो वो न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से 4 लोब्स में रिवॉल्व करेगा। और इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो ये इस तरह से लोब्स जो हैं वो अपीयर होती हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये जो ब्राइट स्पॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये देखिए 3D स्पेशल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, जो कि सारे जो है सब शेल आपस में मिक्स हुए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने सब शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये देख लिया कि किसी भी शेल में कितने सब शेल होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप n-1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। अब हमने ये देखना है कि किसी सब शेल में जो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, यानी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैलकुलेट करना है। पहले आपने क्या किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में आपने किया था, शेल में। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। ठीक है, तो आप ये इसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। अब ये देखें कि एस आर्बिट सब शेल की बात कर रहे हैं ना, तो सब शेल कौन से है, SPDF। ठीक हो गया। अब एस के लिए जो है वो एल की वैल्यू 0 है, तो आप एल की वैल्यू पुट कर दें इस रिलेशनशिप में एंड यू गेट 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो एस वाला सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। इसी तरह से पी वाले में मैक्सिमम 6, और डी वाले में मैक्सिमम 10, और एफ वाले में मैक्सिमम 14। अब ये देखें, ये तो स्लाइड है, ये इस बात की ये शेल और सब शेल के इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप भी बताती है। आपने देखा था कि जो M वाला शेल है, जो M वाला शेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। ठीक है, M वाला शेल उसमें मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। 2n² फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था ये। लेकिन अब आप देखें कि M शेल में 3 सब शेल होते हैं, SPD, और S की जो मैक्सिमम रेंज है ना वो 2 है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10। इस तरह से अगर M शेल जो है वो अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी 3 सब शेल में डिवाइड हुआ है, तो M के इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो अपने अपने सब शेल की कैपेसिटी के मुताबिक डिवाइड हुए हुए हैं। इसी तरह से N शेल है, N शेल के 4 सब शेल हैं। ठीक है, SPDF, और N शेल में मैक्सिमम जो है 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, N में 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब N शेल के 4 सब शेल है SPDF। अब इनकी कैपेसिटी के मुताबिक इनमें इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दिए जाएंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। इस तरह से ये टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में आपने क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उनका आइडिया, और इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़्मुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। और सिंपल वे में आपको मैं फिर से एक समराइज़ कर देती हूँ कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट एट्सेट्रा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का जो मेन डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो और उसकी एनर्जी डिस्क्राइब करता है, और एज़्मुथल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो शेप है कि वो किस शेप में न्यूक्लियस के अराउंड डिवाइड होते हैं और किस सब शेल में, ठीक है, वो मौजूद होते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।